सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके व्याकरण का टॉपिक उठाएंगे विराम चिन्ह। पिछले टर्म में हमने विराम चिन्ह किए हैं, हमें अच्छी तरह से पता है विराम चिन्ह क्या है। आज हम उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे और एक बार सभी विराम चिन्ह जो हैं वो दोहरा लेंगे। तो हमने 12 विराम चिन्ह किए हैं। सबसे पहले मैं करूंगी पूर्ण विराम। पूर्ण विराम याद है बेटा? इस तरह जब एक सेंटेंस खत्म होता है तो उसके लास्ट में जब हम विराम देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। आज हम आपके विराम चिन्ह का वाक्यों में प्रयोग या वाक्यों में किस प्रकार इन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ये दोहरा रहे हैं। ठीक, तो पूर्ण विराम क्या है? वाक्य के अंत में लगने वाली इस डंडी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। जैसे ही कोई वाक्य खत्म होता है, राम अच्छा लड़का है, सेंटेंस हमारा खत्म हो गया, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। ये क्या है? पूर्ण विराम। ये आगे अर्धविराम। अर्धविराम, अर्ध का मतलब होता है आधा। तो अर्धविराम क्या होगा? जहां सेंटेंस जो है वो आधा हो और उसके बाद जो हो आधा सेंटेंस हो, उन दोनों के बीच में हम क्या लगाते हैं? अर्धविराम लगाते हैं। जैसे रात हो गई, चलो सोते हैं। दोनों वाक्यों के बीच में हम जब विराम देना चाहते हैं तो क्या है? अर्धविराम। ठीक, अब है अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है बहुत थोड़ा, छोटा। तो जब हम सेंटेंस में शब्दों में बहुत थोड़ा सा विश्राम देना चाहते हैं, विराम देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अल्प विराम। राम श्याम सीता सब खेलते हैं। अब हम इन तीनों ही शब्दों में बिल्कुल थोड़ा सा विश्राम, पॉज देना चाहते थे, तो ये क्या है? अल्प विराम। अब प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह याद है कहाँ लगता है? जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं किसी से, तो उसके पीछे क्या लगता है? प्रश्न चिन्ह। आप कैसे हैं? तो इसके पीछे क्या लगेगा? प्रश्न चिन्ह। चिन्ह बेटा आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, लेकिन मेनली हम इसको इस तरह, करेक्ट आंसर है इसका प्रश्न चिन्ह। फिर विस्मय बोधक। विस्मय बोधक जो साइन है वो किस तरह का होता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। हमने पहले भी जब कोई खुशी हो, गम हो, दुख की बात हो, अचानक से हम चिल्लाएं तो यहाँ पे विस्मय का साइन आता है, विस्मय बोधक। वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक, इस तरह पहले 5 आपने देखे: पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मय बोधक। अब आगे हम लेंगे उद्धरण चिन्ह। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमास। जब भी कोई सेंटेंस जो हमने कहा उसको बिल्कुल उसी तरह लिखने को, जब हम उसको इस तरह उद्धरण चिन्ह में डालते हैं, तो मैंने कहा तुम चले जाओ,
जो कहा उसको एज इट इज लिखने के लिए हम इनको उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, इन शब्दों को उद्धरण चिन्ह में डालते हैं। आगे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में क्या है बेटा, जब हम किसी चीज को ऑर्डर देते हैं, निर्देश देते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं, निर्देश देता है, जैसे कोई व्यक्ति, अध्यापक, ने कहा तुम जा सकते हो, तो यहाँ पे क्या है, निर्देश दिया जा रहा है, तो इसलिए इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, निर्देशक चिन्ह। आगे योजक। योजक निर्देशक की तरह बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। ये इस तरह एक ये पूरी डंडी है, ये क्या है, छोटा है। ये कैसे आता है, दो शब्दों को साथ में जोड़ने के लिए योजक का हम इस्तेमाल करते हैं। वह दिन रात मेहनत करता है, वह दिन रात मेहनत करता है। अब उसके बाद हम लेंगे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, जब किसी चीज के बारे में, विवरण क्या होता है, एक्सप्लेनेशन। जब किसी चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन दी जाए, विवरण दिया जाए, तो वहां पे विवरण चिन्ह लगता है। ये कैसे होता है, एक डंडी और इसके ऊपर ये इस तरह के दो बिंदु। ठीक, जैसे मैं लिखूं, संज्ञा के 3 भेद हैं, इस विवरण चिन्ह का फिर मैं यहां इस्तेमाल करूंगी। यहां मैं इस तरह भेदों के नाम लिखूंगी, व्यक्ति, जाति और भाव। तो उद्धरण चिन्ह, जब हम कोई बात कहते हैं, उस बात को एज इट इज रखने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। निर्देशक चिन्ह, जब किसी चीज के बारे में निर्देश दिया जाता है, तो वहां पर इस चिन्ह का इस्तेमाल होता है। योजक, दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, योजक। दिन रात, सुख दुख, इस तरह। विवरण चिन्ह क्या होता है, जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी चीज की, जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, उसके बाद हम यही साइन लगाएंगे, फिर हम उन चारों का नाम लिखेंगे। इसी तरह संज्ञा के 3 भेद हैं, और ये विवरण चिन्ह, मतलब हम उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आगे दे रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह। अब है हंसपद चिन्ह। इन्हें हम क्या कहते हैं, त्रुटि चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रुटि चिन्ह भी बोलते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं सॉरी, इसे हम क्या कहते हैं, त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं। जैसे अचानक हमने कोई सेंटेंस लिखा, वो जा रहा था, तो यहाँ मुझे याद आया कि मुझे ये देना था, वो घर जा रहा था, मैं नहीं लिख पाई, तो यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल करूंगी, इस त्रुटि चिन्ह का या इस हंसपद चिन्ह का इस्तेमाल करूंगी, ये बताने के लिए कि यहाँ एक अक्षर जो है वो क्या है, घर जो है वो मिसिंग है। उस मिसिंग अक्षर को लिखने के लिए हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, वो घर जा रहा था। ठीक, उसके बाद हंसपद चिन्ह, इनका इसी तरह प्रयोग किया जाता है जब हमारे में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं या कोई अक्षर हम लिख नहीं पाते हैं, तो हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। आगे है लाघव। लाघव चिन्ह क्या होता है, छोटी सी एक बिंदु होती है। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि जब कोई शब्द पूरा ना लिखकर, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो हम इस प्रकार लिखते हैं, पर आपने मोस्टली हिंदी में देखा होगा कि डॉक्टर इस तरह में लिखा जाता है। शब्दों को छोटा करने के लिए, लाघव का मतलब होता है छोटा, बड़े शब्दों को छोटा करने के लिए इन चिन्हों का इस्तेमाल
किया जाता है। जैसे पंडित लिखा जाता है बड़ा सारा, तो यहाँ पे इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है, लाघव। बड़े शब्दों को छोटा करने के लिए जो नाम चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या है, लाघव। लास्ट, कोष्ठक। कोष्ठक क्या है, ब्रैकेट्स। इस तरह ब्रैकेट, जब कोई बात या कोई भाव जो है वो दर्शाना हो, और जब हम लिखने में उसको दर्शाएं, क्योंकि बोलकर तो हम अपने भाव को दर्शा सकते हैं या एक्ट करके तो दर्शा सकते हैं, लेकिन जब लिखने में इनको दर्शाना होता है तो उन भावों को हम क्या करते हैं, कोष्ठक में रखते हैं। वो मुस्कुराया, मुस्काया। यहाँ पे अगर मैं लिखूं मन ही मन में, कहानी में चल रहा है कि वो मुस्कुरा रहा था लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था, तो ये अगर मुझे लिखना है कि वो मन में कैसे हंस रहा है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी, रिटर्न में कोष्ठक में लिखूंगी, ताकि जो पढ़ने वाला है वो अंदाज़ा लगा सके। तो इस तरह जो भाव लिखने होते हैं, बताने होते हैं, वो हम किस में इस्तेमाल करते हैं, कोष्ठक में, ब्रैकेट्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह विराम चिन्हों का हम वाक्य में इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद।